नमस्कार मित्रों, मैं अंशुमान सिंह आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद रोहन सर पर आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे। वैदिक काल में ऋग वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद को मुख्यतः हमने देखा था और ऋग वैदिक समाज के बारे में देखा था। पितृसत्तात्मक समाज का कॉन्सेप्ट हमने देखा था। एक ग्रामीण सभ्यता थी, इसके बारे में मैंने जाना था और उस समाज का, उस सभ्यता की जो मुख्य पेशा था वो पशुचारण था। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ ऋग वैदिक काल की नदियों का नाम और उनका वर्तमान नाम पूछा जाता है आपके क्वेश्चन में। कुछ ऋग वैदिक यानी कि वैदिक कुछ शब्द हैं, उन शब्द के आधुनिक नाम पूछे जाते हैं और 3 वेद जो बचे हुए थे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनकी भी चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। उसके साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल में जो कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं ऋग वैदिक काल की अपेक्षा, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आज थोड़ा सा फैक्ट ज्यादा है लेकिन तब भी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो हम आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो आज जो आपका क्लास है वही वैदिक काल पार्ट 2। तो आप देखिए कि कल हम ऋग्वेद के मंडल के बारे में पढ़े थे, लगभग 10 मंडल के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज आपका जो आर्य भारत में आए हुए थे, जो सप्त सैंधव प्रदेश से आए हुए थे, कुछ विद्वान अविनाश चंद्र मानते हैं, मैक्समोर मानते हैं कि मध्य एशिया से आए हुए थे। इस तरीके से बहुत से विद्वान अलग अलग मत दिए थे और आर्यों का जो अर्थ होता था वो श्रेष्ठ होता था, श्रेष्ठ। तो उन्हीं आर्य की राजनीतिक प्रणाली किस प्रकार से थी उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो आप देखिए कि जो आर्य थे, तो आर्य की जो राजनीतिक प्रणाली थी वो मुख्यतः आपको 4 भागों में देखने को मिलेगी। जो ये राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है ये बाद में आता है, लेकिन जो ये मुख्यतः 4 मिलेंगे, यानी कि सबसे छोटी इकाई जो होती थी जनपद की या कहिए कि राज्य की, राष्ट्र की, उसे क्या बोलते थे? कुल बोलते थे, कुल। तो सबसे छोटी इकाई आप देखेंगे कुल, जिसका मुखिया कुलपति कहलाता था। कुल, आप यहाँ कुल है या परिवार भी कह सकते हैं आप। तो सबसे छोटी इकाई जनपद की या राष्ट्र की कुल होगा। कुल के ऊपर यानी कि कुलों के समूह से, परिवारों के समूह से ग्राम बनते हैं, तो ग्राम उसके ऊपर आएगा, उसका मुखिया ग्रामीणी होगा। और उसके बाद देखेंगे आप कि ग्रामों, बहुत सारे गांवों के समूह से 20 नामक संस्था बनती थी और 20 के अंतर्गत विस्पति आता था। 20 का प्रमुख कौन होता था? विस्पति। और बहुत सारे 20 के समूह को जन कहते थे और यही जन का जो मुखिया होता था उसे राजन बोलते थे। तो यही कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो जब महाजनपद काल आएगा तो इन्हीं जनपदों के समूह से महाजनपद बनते हैं और महाजनपद में राजा का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्र बनेगा, राष्ट्र में राजा का कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो आपने क्या देखा? सबसे छोटी इकाई कुल, कुल का मुखिया कुलपति या कुलप, फिर उसके ऊपर ग्राम, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, उसके ऊपर 20, 20 का मुखिया विस्पति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैच दी फॉलोइंग में आता है ये आपके। जन, जन का मुखिया राजन और राष्ट्र, राष्ट्र का मुखिया राजा होता है। तो आप देखें कि आर्यों की राजनीतिक प्रणाली किस प्रकार से थी। और ये एक कदम और आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि प्रशासनिक संस्थाएं क्या आपके वर्तमान समय में जिस प्रकार से लोकसभा, राज्यसभा के रूप में आपके यहाँ प्रशासनिक संस्थाएं हैं, आपके यहाँ राजनीतिक संस्थाएं हैं, क्या आपके वैदिक काल में भी थी? हाँ, वैदिक काल में भी देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे सभा, समिति, विदथ, 3 प्रकार की संस्थाएं देखने को मिलती हैं। तो सभा, सभा में कौन प्रतिनिधित्व करता था? तो आप कहेंगे सभा में वृद्धजन और जो अभिजात्य वर्ग के लोग होते थे, जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे, उनका इस सभा नामक संस्था में उनका प्रतिनिधित्व होता था। जैसे आज आपके यहाँ राज्यसभा है, उसी प्रकार उस समय यहाँ पर सभा का कॉन्सेप्ट था, सभा। ठीक है। और इस सभा का कार्य क्या था? जुडिशियल वर्क, लगभग न्यायिक कार्य ही करती थी। आपकी जो सभा होती थी वो न्याय के क्षेत्र में कार्य करती थी। ठीक है। तो सभा में वृद्धजनों और अभिजात्यों की सभा कही जाती थी, ये यानी कुलीनों की सभा कही जाती थी। अब आप देखेंगे दूसरा समिति का कॉन्सेप्ट था। समिति, समिति जनता की प्रतिनिधि सभा, यानी कि जो आपके यहाँ लोकसभा करती है, तो आधुनिक लोकसभा को आप वैदिक काल के समिति से जोड़ करके देख सकते हैं। ये जनता की प्रतिनिधि करती थी आपके वैदिक काल के दौरान। फिर आगे देखेंगे विदथ का कॉन्सेप्ट मिलता है। विदथ, विदथ जो है ये धार्मिक कार्य करती थी। विदथ जो सभा थी वो धार्मिक क्षेत्र में कार्य करती थी और जो लूट का माल होता था उस पर बंटवारा करती थी कि कितना हिस्सा राजा को जाएगा और कितना हिस्सा जो लूट करके लाया हुआ है सैनिक को मिलेगा। तो लूट के माल का बंटवारा और धार्मिक कार्य आपकी विदथ करती थी। तो आपने देखा कि आपकी सभा,
न्यायिक कार्य कर रही है, आपकी जो समिति है वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है, उसके बाद आपकी जो विदत है वो धार्मिक कार्य, और जो लूट यानी कि युद्ध के दौरान जो लूट का माल आता था उसको बांटने का कार्य कर रही है आपकी विदत, और धार्मिक कार्य भी साथ में कर रही है। फिर आप देखेंगे एक निष्क, निष्क एक धातु का मिलता है, जिक्र मिलता है, इसे एक आभूषण बोलते हैं, गले में पहने जाने वाला एक स्वर्ण आभूषण बोलते हैं। इसी को आपके वैदिक काल में, मेनली ऋग वैदिक काल में वस्तु विनिमय का आधार माना गया। जैसे आप आज करेंसी, आपके पास रुपया हो तो आप चीजों को खरीद सकते हैं, तो उस समय वस्तु खरीदने का जो आधार था वो निष्क था, एक गले का आभूषण था, लेकिन इसको विनिमय के माध्यम भी प्रयोग किया जाता था। या आप देखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली का भी प्रचलन था, वस्तु के बदले वस्तु, आप हमको गेहूं दीजिए मैं आपको चावल दूंगा, ये हुआ क्या आपका वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु विनिमय प्रणाली, इसका भी प्रचलन आपके वैदिक काल के ऋग वैदिक पीरियड में देखने को मिलता है। आगे देखिए पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा। इसके पहले अंतर जातीय एवं बहुविवाह का साक्ष्य मिलता है। अंतर जातीय विवाह भी होते थे, मैंने बताया था 4 वर्ण आपके समाज में थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो अंतर जातीय विवाह का भी कॉन्सेप्ट था और बहुविवाह का भी कॉन्सेप्ट था, एक से अधिक विवाह का भी कॉन्सेप्ट आपके वैदिक काल में देखने को मिलता है। फिर आप देखेंगे पुनर्विवाह का कॉन्सेप्ट था, यदि किसी कारणवश पति की मृत्यु हो गई तो आप पुनर्विवाह भी कर सकते हैं, और नियोग प्रथा का भी प्रचलन था। यदि आप देखेंगे कि स्त्रियों को अपने पति से पुत्र की प्राप्ति नहीं होती थी तो अपने देवर के साथ साहचर्य स्थापित करके वो पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी, इसे ही नियोग प्रथा कहा जाता है, जो कि आपके ऋग वैदिक काल की एक प्रथा थी। आगे बढ़ेंगे, घोड़ा आर्यों का उपयोगी पशु, घोड़ा आर्यों का उपयोगी पशु था, इसी के बल पर ये देखेंगे कि विश्व विजय का अभियान करते हैं, कहीं ना कहीं आपके भारत में भी आते हैं जो लोग बोलते हैं मध्य एशिया से, तो घोड़े के माध्यम से ही ये लोग सैनिक कार्य करते हैं और अपना पशुचारण यानी पशुपालन वगैरह करते हैं। आगे बढ़ेंगे, एकमात्र अनाज जौ की चर्चा, एकमात्र अनाज जौ की चर्चा मिलती है आपके ऋग वैदिक काल में। वहीं आप जब उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो आपको जौ के साथ में गेहूं और चावल यानी ब्रीही चावल का भी नाम देखने को मिलेगा, ब्रीही को चावल ही बोलते थे। आगे बढ़ते हैं, आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो ऋग वैदिक समाज था इस तरीके से था, ठीक है। अब उत्तर वैदिक में देखेंगे तो उसके पहले 3 वेद बचे हुए थे, मैं ऋग्वेद की चर्चा कर चुका था। 3 वेद कौन कौन से थे? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आपको मैंने बताया था कि आपका जो ऋग्वेद था उसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और उसके बाद 10,462 ऋचाएं थी। उसी प्रकार से उसका जो पाठ करता होता था उसे क्या बोलते थे? होत्री बोलते थे। वैसे ही आप देखेंगे सामवेद, सामवेद में क्या किन चीजों का वर्णन है? तो गाए जा सकने वाली ऋचाओं, जो गाने योग्य जो ऋचाएं होती थी उनका वर्णन आपके सामवेद में देखने को मिलता है। फिर आपके ऊपर आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि आपने बोला था ऋग्वेद में होत्री पाठ करता था, यानी कि होत्री उन ऋचाओं को पढ़ता था, तो सामवेद में जो गाए जा सकने वाली ऋचाओं को जो गाता था उसे क्या बोलते थे? उद्गाता, उद्गाता, गाए जा सकने वाली ऋचाओं को गाने वाला उद्गाता कहलाता था। उसके बाद भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जो जनक की उपाधि दी गई है वो सामवेद को दी गई है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक बोला गया है। फिर आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद में किन चीजों का वर्णन है? तो कर्म कांडों का संग्रह, यानी कि तो यजुर्वेद का मतलब, यजुर्वेद में किस चीज का वर्णन मिलता है आपको? कर्मकांडों का संग्रह। तो आप जो कर्मकांड करते हैं, आप जो जितने भी आपके कर्मकांड होते हैं, यज्ञ वगैरह, अनुष्ठान वगैरह, उन्हीं का वर्णन मिलता है आपके यजुर्वेद के अंतर्गत। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यजुर्वेद का जो पाठ करता है कौन है, तो आप बोलेंगे अधर्यु, अधर्यु आपका यजुर्वेद का पाठ करता है, गाने वाला या बोलने वाला या कर्मकांड को कराने वाला जो पुरोहित होता है उसे अधर्यु बोलते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन सा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का विवरण मिलता है, दोनों का वर्णन मिलता है? तो आप क्या बोलेंगे? यजुर्वेद। यजुर्वेद में गद्य और पद्य का संग्रह है, यानी गद्य मतलब आपका गद्य साहित्य होती है, एक पद्य साहित्य, गद्य में जो आप कहानी वगैरह पढ़ते हैं, पद्य साहित्य को आप गाते हैं, ठीक है, श्लोक वगैरह जो होते हैं, कविताएं होती हैं, तो गद्य और पद्य का सर्वप्रथम जो आपका उल्लेख मिलता है वो आपको यजुर्वेद में देखने को मिलता है। फिर आप आगे बढ़ेंगे, अथर्ववेद, अथर्ववेद जो आपका चौथा वेद है, तो आप देखेंगे इसके रचयिता अथर्वा ऋषि हैं, अथर्ववेद के रचयिता या रचयिता अथर्वा ऋषि हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके पाठकर्ता कौन है, आपके अथर्ववेद के पाठकर्ता कौन है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके जो गाता है ब्रह्मा है। कौन है? ब्रह्मा,
ब्रह्मा जी को जानते होंगे, तो ब्रह्मा इसके पाठकर्ता हैं। अधर्यु जो आपके हैं वो यजुर्वेद के हैं। उसके बाद सामवेद के आपके उद्गाता हैं और ऋग्वेद के होत्री हैं, जो आपको मैं बता चुका हूं। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो अथर्ववेद के रचयिता अथर्वा ऋषि, गाता ब्रह्मा, उद्गात जो इसकी पाठ करते हैं ब्रह्मा जी करते हैं। जान ठीक है, तो मैं क्या बोला कि आपके अथर्ववेद के जो पाठ करता है उनको ब्रह्मा बोला गया। क्या बोला गया? ब्रह्मा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो जानकारी, किन चीजों की जानकारी आपके अथर्ववेद में मिलती है, तो आप देखेंगे रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह इत्यादि का आपको साक्ष्य देखने को मिलता है अथर्ववेद में। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, विवाह, जादू टोना आदि का। ठीक है, फिर आप देखेंगे अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। जो अभी सभा समिति का जो कॉन्सेप्ट मिल रहा था आपको, उन्हीं सभा समिति को आपके अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में सभा और समिति को कहा गया, तो आप बोलेंगे अथर्ववेद। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद जो है वो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ठीक है ना, अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा कर रहा है। आगे बढ़ेंगे तो आपके वेदांग होते हैं, कुछ वेदांग हैं जिनके बारे जिनको जान करके आप चारों वेदों का अध्ययन करते हैं। तो आपके वेदांग कौन कौन से हुए? 6 वेदांग हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि कौन से 6 वेदांग हैं आपके वेदों के, तो आप क्या बोलेंगे? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, अब आपको चीजें क्लियर हुई होंगी तो आप थोड़ा सा और आगे नीचे आएंगे तो आपका उत्तर वैदिक काल है। तो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है आपका? उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड आप बताएंगे कि 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी। ठीक है, कुछ फीचर्स हैं जिनके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को तो नहीं मिलता है आपके ऋग्वेद में, ऋग्वेद से उत्तर वेद में, उत्तर वैदिक काल में, लेकिन तब भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे मुख्य पेशा कृषि, आपको याद होगा कि आपके ऋग्वेद में मुख्य पेशा क्या था? पशुचारण था, और यहाँ पर प्रथम पेशा क्या हो गया? कृषि हो गया, और द्वितीय पेशा पशुचारण हो गया। वहीं आप देखेंगे 4 आश्रमों का पहली बार जिक्र आपके उत्तर वैदिक काल में मिलता है कि जो माना होता है उसे 4 आश्रमों का पालन करना होता है। सबसे पहला आप देखेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। मानव के जीवन काल को 100 वर्षों में बांटा गया। प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 वर्ष गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम, 75 से 100 वर्ष आपका संन्यास आश्रम की बात आपके उत्तर वैदिक काल में की गई है। आगे बढ़ेंगे, 16 संस्कारों का वर्णन है। आपका जो विवाह संस्कार होता है, जो आपका उपनयन संस्कार होता है, इस प्रकार से आपके 16 संस्कार होते हैं। अंतिम संस्कार तक को लेकर के जीवन में मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जो 16 संस्कार का वर्णन आपके उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, देवताओं में प्रजापति का महत्व स्थापित। अब जो देवता थे उन देवताओं में प्रजापति का महत्व स्थापित आपको कब होता है? आपके उत्तर वैदिक काल में। और आपके उत्तर वैदिक काल में ही पहली बार ब्रह्मा, विष्णु, महेश का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलता है। तीनों देवता जो त्रिमुखी देवता हैं, इनका पहला कॉन्सेप्ट आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, स्त्रियों की दशा में गिरावट। स्त्रियों की दशा में गिरावट आएगी क्योंकि ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, वो सभा और समिति में भी भाग ले सकती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियां सभा और समिति में भी भाग नहीं ले पाती थी, उनको सभा और समिति से भी वंचित कर दिया गया। और एक कॉन्सेप्ट है उपनयन संस्कार से भी वंचित कर दिया गया, यानी कि अब जो स्त्रियां थी वो ये जो 4 आश्रमों का पालन नहीं कर सकती थी। उपनयन संस्कार के माध्यम से ही व्यक्ति का आश्रमों में प्रवेश होता था, तो उपनयन संस्कार से भी वंचित कर दिया गया, 4 आश्रमों से भी वंचित कर दिया गया। उसके साथ ही साथ सभा और समिति में इनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़िए, वर्ण व्यवस्था में कठोरता बढ़ी, वर्ण व्यवस्था में जटिलता आ गई। जो पहले आप देखेंगे कि कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, अब वो वंशानुगत हो गई, यानी कि कोई शूद्र है तो शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। इस तरीके से वर्ण में जटिलता आ गई। और आगे बढ़ेंगे आप तो थोड़ा देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी और आपकी जो वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। याद है ना, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीकृत बेहतरीन नगर के साथ मिले हुए हैं, लेकिन जो आपकी वैदिक सभ्यता है वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। तो आपको चीजें याद हुई होंगी। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ऋग वैदिक कालीन या उत्तर वैदिक कालीन, मेनली कहिए वैदिक कालीन नदियां और उनका वर्तमान नाम ये, और उसके बाद कुछ वैदिक कालीन शब्द हैं और उनके वर्तमान में उनको क्या बोला जाता है,
ये चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखिए शुरुआत की जो 5 नदियां मिली है आपको यहाँ पे लिखी हुई, ये आपको पंजाब वाले इलाके में मिलती है। कहाँ पे? पंजाब 5 नदियों के बीच में बसा हुआ है, यही 5 नदियां थी। तो देखिए सतुद्री, सतुद्री जो आपके वैदिक काल की नदी है उसको सतलज नदी बोलते हैं, वर्तमान में सतलज नदी सतुद्री नदी को बोलते हैं। ठीक है। पुरुषणी नदी, पुरुषणी जिसके तट पर दशराग युद्ध हुआ था वही नदी, इसको क्या बोलते हैं? रावी नदी। पुरुषणी नदी को रावी नदी बोलते हैं वर्तमान में। फिर आप आगे बढ़ेंगे, बितस्ता नदी, बितस्ता को झेलम नदी बोलते हैं, बितस्ता नदी को झेलम बोलते हैं वर्तमान में। और आपके बिपाशा को ब्यास नदी बोलते हैं, और आपके अस्किनी को चिनाब नदी बोलते हैं। अस्किनी को चिनाब नदी, बिपाशा को ब्यास नदी, पुरुषणी को रावी नदी, उसके बाद बितस्ता को झेलम नदी और सतुद्री को सतलज नदी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आपके 4 नदियों का उल्लेख मिलता है आपके अफगानिस्तान में, लेकिन 3 ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान दीजिएगा। एक गोमती, गोमती नदी को गोमल नदी बोलते हैं आधुनिक समय में, ठीक है, जो कि अफगानिस्तान से निकली हुई है। आगे बढ़ेंगे, कुरमू नदी, कुरमू को कुर्रम बोलते हैं, कुरमू नदी को कुर्रम बोलते हैं, ये भी आपके अफगानिस्तान में, देख लीजिएगा। कुभा नदी, कुभा को काबुल बोलते हैं, काबुल, कुभा को काबुल बोलते हैं। तो गोमती को गोमल, कुरमू को कुर्रम, कुभा को काबुल बोलते हैं, और सदानीरा को गंडक बोलते हैं, सदानीरा नदी को गंडक बोलते हैं, और सिंधु नदी को सिंध बोलते हैं वर्तमान समय में, सिंधु नदी को सिंध बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग 2-3 बार पढ़िएगा। एक क्वेश्चन तो यहां से कंफर्म आता है आपके, चाहे जो एग्जाम हो, यहां तक कि यूपी पीसीएस तक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके वनडे एग्जाम से लेकर के सभी में। तो आपने देखा वैदिक कालीन नदियां, उनका वर्तमान नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, वैदिक कालीन कुछ शब्द हैं और उनको वर्तमान में क्या बोला जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप ध्यान दीजिए कि गविष्टि, गविष्टि किसको बोलते थे? गायों की खोज करना, क्योंकि गाय की बहुत महत्व था आपके वैदिक काल के दौरान। तो गविष्टि, गायों की खोज किया जाता था, उसे गविष्टि बोलते थे। ब्राजपति, राजपति को क्या बोलते थे? चारागाह अधिकारी, यानी कि आपके यहाँ जो चारागाह का अधिकारी होता है उसी को ब्राजपति बोलते थे आपके वैदिक काल के दौरान। लांगल, लांगल को क्या बोलते थे? लांगल को हल बोलते थे, जो आप हल का कॉन्सेप्ट आपके यहाँ है उसे लांगल बोलते थे। आगे बढ़ेंगे, पणी, व्यापारी, पणी को क्या बोलते थे? ऋग वैदिक काल में पणी को व्यापारी बोलते थे। आगे उत्तर वैदिक काल में पणी को गायों का चोर या लुटेरा बोलने लगे। किसको बोलने लगे? पणी को लुटेरा की भी संज्ञा दी जाती है। तो पणी व्यापारी भी होते थे और लुटेरे भी होते थे, गायों के चोर भी होते थे। आगे देखेंगे, करीस, बहुत इंपॉर्टेंट, गोबर की खाद को करीस बोलते थे, गोबर की खाद को करीस बोलते थे। और वहीं सीता, सीता हल से बनी नाली, आप जुताई करते हैं तो एक नाली बनती चली जाती है, आप जुताई करते हैं इस प्रकार से तो बीच में नाली बनती चली जाती है, इसी नाली को क्या बोलते थे? सीता, नाली को सीता बोलते थे। आगे बढ़ेंगे, उर्दर, उर्दर क्या था? अनाज मापक यंत्र, अनाज को नापने का एक यंत्र था उर्दर आपका। उसके बाद पर्जन्य को बादल बोलते थे, पर्जन्य बादल, पर्जन्य को बादल। आगे देखेंगे पुरंदर, पुरंदर इंद्र, पुरंदर मतलब किलों को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाले को ही इंद्र बोलते थे। इंद्र जो है, पुरंदर जो है इंद्र की राजधानी, इंद्र की उपाधि थी, उपाधि थी। आप देखेंगे ब्रीही, मैं बताया चावल, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रीही को चावल बोलते थे, गोधूम को गेहूं बोलते थे। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है वैदिक काल के, जिनके वर्तमान नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आपके 2 क्लासों में आपकी पूरी वैदिक सभ्यता को मैं कंसाइज करके आपके सामने लेके आया। आप इनको 2-3 बार देखिएगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी। और आपके किसी भी वनडे एग्जाम में, यूपी पुलिस हो, आरओआरओ हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, यहाँ तक कि आपके यूपी पीसीएस में भी यदि वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन आएगा तो इन 2 स्लाइडों के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आपके पास हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन समय के साथ पहुंच जाए। प्रणाम मित्रों, नमस्कार।